आइए, करियर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस बार हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट 10+2 के लिए बिहार बोर्ड मास्टर क्लास 1, और जिसमें हम लेकर आए हैं हिंदी विषय 12 क्लास के लिए। तो बच्चों, अब मात्र 2 माह समय बच गया है। अभी नहीं तो कभी नहीं, मात्र 2 माह भविष्य के हैं आपके। अगर अच्छे से तैयारी कर लिए तो आपका भविष्य संवर जाएगा। तो आइए, इस क्लास में अब हम लोग देखते हैं हिंदी से संबंधित प्रश्न। तो आप सभी बच्चे फटाफट जुट जाइए, चलते हैं हम लोग। चलिए, पहला प्रश्न है हम लोग का। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है? क्या कहने का मतलब ये हुआ कि बाल कृष्ण भट्ट ने 12 क्लास में जो चैप्टर लिखा है बातचीत, वह क्या है, यानी कि उसकी विद्या क्या है। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट ने जो यहां बातचीत जो रचना लिखे हैं, है ना, जो रचना किए हैं बातचीत का, वह क्या चीज है? तो एक ललित निबंध है। ठीक है, क्या चीज है? एक ललित निबंध है ना। तो यह हो गया आपका एक ललित निबंध है। ठीक है, और आपको बताते चले कि बाल कृष्ण भट्ट हिंदी के एडिशन और स्टील कहे जाते हैं। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट क्या कहे जाते हैं? बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील कहा जाता है। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील कहा जाता है। अब बात आती है कि आखिरकार बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील कहा किसने? तो हिंदी का एडिशन और स्टील कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने किसने कहा था जी? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था बाल कृष्ण भट्ट जी को हिंदी का एडिशन और स्टील। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? चलिए, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? यहां होगा किस। ठीक है, किस काल के रचनाकार है? तो ये हो गया हम लोग का। और चलते हैं हम लोग। चलिए, यहां से क्वेश्चन है हम लोग का, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। कौन से काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हम लोग का, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? यह जो पंक्ति है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? यानी कि 12वीं क्लास के कौन से चैप्टर से यह उक्ति लिया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था चैप्टर से यह उक्ति लिया गया है कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ठीक है, और इस बात को किसने कहा था? तो सूबेदारनी कही थी। इस बात को किसने कहा था जी? सूबेदारनी कही थी। सूबेदारनी कही थी। किससे कही थी जी? तो लहना सिंह से। किससे कही थी? लहना सिंह से कही थी। ठीक है, सूबेदारनी कही थी, लहना सिंह से कही थी। ठीक है, अगले प्रश्न के चल रहे हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? यहां 4 ऑप्शन दिया गया है,
बालकृष्ण भट्ट, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। 4 ऑप्शन में देखना है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको कि शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए हुए थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण से संबंधित बहुत सारा प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसमें अगला प्रश्न हम लोग का है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। क्वेश्चन है हम लोग का कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो यह हो जाएगा आपको शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, अर्धनारीश्वर एक चैप्टर है ना, आपके 12वीं क्लास में अर्धनारीश्वर एक चैप्टर है। ठीक है, जिसके लेखक का नाम धारी सिंह दिनकर है ना, उन्होंने शंकर और पार्वती के रूप का वर्णन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है। प्रश्न है, गैगरिन शब्द आया हुआ है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा पाठ है जिसमें गैगरिन शब्द मिलेगा, गैगरिन शब्द मिलता है। तो ये हो जाएगा आपको रोज कहानी में आपको मिलेगा गैगरिन शब्द है ना। और साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि रोज कहानी के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन। ठीक है, अगर तिरिच का पूछा जाए तो तिरिच के कौन राइटर हो जाएंगे जी, तिरिच के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश, तिरिच के लेखक उदय प्रकाश। ठीक है, शिक्षा का लेखक जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, ओ सदनीरा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो आप लोग पाठ लेखक भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में बहुत सारे पाठ लेखक से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इनसे संबंधित थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या है। तो भगत सिंह ने कौन सा चैप्टर लिखा है जी, तो एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। ठीक है, ये चैप्टर है इनका है ना। और यह एक क्या चीज है, यह क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र है। और इसमें ये जो आपका प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी। भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है हम लोग का, चलिए अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। अब जो आर्ट के स्टूडेंट होंगे उसे तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको नील की खेती से। क्या हो जाएगा, नील की खेती से। तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है, तो नील की खेती से। अब आर्ट में जब इसको पढ़िएगा तो यह कहाँ प्रारंभ हुआ था जी, तो चंपारण। यह किससे संबंधित है, तो चंपारण से संबंधित है। ठीक है, चंपारण 1917 में गांधी जी गए थे। ठीक है, और बुलाने वाले कौन थे, गांधी जी को बुलाने वाले कौन थे, तो वे थे, बुलाने वाले कौन थे, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, इनके बुलाने पे महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए थे और चंपारण में नील की खेती का विरोध किया था उन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न है सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है। विद्या का मतलब कि वह लेख है कि कहानी है या एकांकी है कि निबंध है, क्या चीज है। ठीक है,
तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या चीज है? तो सिपाही की मां क्या चीज है जी? एकांकी है। क्या चीज है? एकांकी है। ठीक है, सिपाही की मां क्या चीज है? तो एकांकी है। आपको पाठ लेखक के साथ साथ विद्या भी याद रखना है। ठीक है, पाठ लेखक के साथ साथ विद्या भी याद रखना है, ताकि किसी चैप्टर का, किसी पाठ का अगर विद्या पूछा जाए, शीर्षक का विद्या पूछा जाए, तो आसानी से जवाब दे सके आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको दूसरी परंपरा का खोज शीर्षक किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको नामवर। दूसरी परंपरा का खोज नामवर। ठीक है, दूसरी परंपरा का खोज किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको नामवर। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सा चैप्टर लिखा है जी? तो आपको यहां से बताते चले, रोज को किसने लिखा है जी? तो अगेन। रोज को किसने लिखा है? अगेन। तिरछ को किसने लिखा है जी? तो उदय प्रकाश। शिक्षा को जे कृष्ण मूर्ति। बचा क्या? जूठन। तो जूठन को किसने लिखा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज? कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सी है? तो जूठन। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है आदमी यथार्थ को जीत ही नहीं, यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जीता होना चाहिए यहाँ पे। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? यानी कि किसने लिखा है इसको? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हम लोग का मलेर। किसने लिखा है इसको? तो मलेर ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, चिंतन हो, मनन हो, विचार हो। यानी कि इस चारों ऑप्शन में से क्या सही होना चाहिए? तो शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? जब स्वतंत्रता हो। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है कि जायसी किस भाषा के कवि है? या जायसी किस भाषा के कवि थे? दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जायसी किस भाषा के कवि थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवधी भाषा। ठीक है, जायसी किस भाषा के कवि थे जी? तो अवधी भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है हम लोग का हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, हिंदी साहित्य का सूर्य आपको कहा जाता है सूरदास को। ठीक है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी रचना की है? तो सबसे इनका महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर। सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है? सूरसागर। कबीरदास का सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या चीज है? तो बीजक। कबीरदास का सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन है? बीजक। तुलसीदास रामचरितमानस। तुलसीदास रामचरितमानस। ठीक है, विद्यापति इनको क्या बोला जाता है जी? मैथिली कवि बोला जाता है इनको, मैथिली कवि। ठीक है, तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है हमारा गीतावली किनकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? गीतावली किसकी रचना है? तो इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं? विद्यापति हो गए, तुलसीदास हो गए, कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, इन चारों लोगों में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गीतावली की रचना की? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको
तुलसीदास। ठीक है, गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, ये हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, छपय क्या है? फिर आपसे पूछा गया क्या चीज, वही विद्या क्या बात कर रहा है। तो छपय क्या है? तो अलंकार है कि रस है कि छंद है कि संधि है? तो छपय क्या चीज है? तो यह एक छंद है। छपय क्या चीज है? तो यह एक छंद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो भी प्रश्न आपको दिए हैं बोर्ड मॉडल प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, कह रहा है प्रश्न की कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? अब रस ये गाना वाला रस नहीं है बाबू मेरे। ठीक है, या किसी मतलब कि पीने वाला कोई रस नहीं है। ठीक है, ये अनुभव करने वाला रस है। तो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो बाबू ये वीर रस। ठीक है, जो भी वे रचना करते हैं वीर रस से संबंधित रचना करते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। ठीक है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कामायनी, आपसे प्रश्न ये भी किया जा सकता है ना, कि कामायनी के लेखक कौन है? ठीक, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भूषण, विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास। ठीक है, तो इसमें सबसे मतलब कि उचित यानी कि ये करेक्ट, इसका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यानी कि कामायनी महाकाव्य जो था उसके लेखक थे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? तो बस आप लोग तो पाठ लेखक जब याद किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन सी है। तो कौन सी है जी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता? तो आपको ऐसे आंसर बतला देते हैं हम, पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, लेकिन अब आपको यह भी याद रखना है कि उषा किसने लिखा है जी? शमशेर बहादुर सिंह। उषा किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। पुत्र वियोग को सुभद्रा कुमार चौहान हो गई। अधिनायक रघुवीर सहाय। अधिनायक के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। ठीक है, तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़ कर आप लोग इस अपने प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से तैयार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से तैयार कीजिए। ठीक है, जय हिंद,